सर्वाइवल अपने सबसे प्राथमिक स्तर पर भोजन पर निर्भर रहता है। बाकी सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। खाने के बिना आप स्वस्थ, शक्तिशाली या फुर्तीले नहीं रह सकते। आपको अपना साथी तलाशने का उचित मौका भी नहीं मिलता। आप बाहरी खतरों से अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते या अपने ही कबीले में इज्जत की नजरों से नहीं देखे जा सकते हैं। खाने के लिए संघर्ष दरअसल जीवन के लिए संघर्ष है। डैन्यूब डेल्टा में खाने के लिए होती खूंखार झड़प का एक दृश्य। नदी के किनारे लावारिस पड़ी एक बड़ी मछली का शव एक बहुत ही विवादास्पद खजाना बन जाता है। हालांकि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि इस बात पर यह झगड़ा हो रहा है कि यह मछली किसकी है। ये हुडेड कौवों का झुंड अपने इस स्वादिष्ट मीट की खोज का आनंद ले रहा है। लेकिन सब कुछ बेमजा हो जाता है जब उन्हीं की तरह भूखा एक सियार हाजिर हो जाता है। सियार चालबाजी के साथ उनके खजाने को हथिया लेता है और वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये तो इस भिड़ंत की अभी शुरुआत ही हुई है। सियार अपने इस खजाने के साथ ऐसी जगह आ जाता है जहां वो इसे अकेले में खा सके। लेकिन यहां और भी संभावित खाने वाले मौजूद हैं जिनका ध्यान इस खलबली से आकर्षित हो गया है। विशाल व्हाइट टेल्ड ईगल्स को भी इसमें से हिस्सा चाहिए। और इतने बड़े शिकारी भूख लगने पर बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। सियार और चीलों में मछली के स्वादिष्ट मांस को लेकर भिड़ंत हो जाती है। ये एक ऐसा मौका है जिसे दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि हाथ से जाए। नुकीले दांत, चोंच और पंजों की ये एक तरह की तलवारबाजी है। ऐसा लगता है कि इन बड़ी चीलों का कब्जा हो गया, लेकिन सियार भी डर कर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। वो अपने लुटे हुए धन को वापस पाने के लिए लगातार झपट्टा मारता रहता है। और जब ये दो चोटी के शिकारी आपस में भिड़े हुए हैं, तब कमांडोज की तरह कौवे मौका पाते ही स्फूर्ति से अपने लिए मछली के मांस का टुकड़ा हथिया लेते हैं।
भोजन के लिए ये कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है, जिसमें प्रत्येक लड़ने वाले के बल और दृढ़ता की परीक्षा होती है। अफ्रीका में इस तरह की लड़ाइयां आम हैं। यहाँ के लड़ने वाले धुरंधर पूर्वी यूरोप के गोल्डन जैकल जैसों से बिल्कुल अलग हैं। ये महान शिकारी उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। इतनी चकित कर देने वाली रफ्तार और फुर्ती के साथ शिकार करके चीता थक जाते हैं, पर उन्हें अपना शिकार मिल गया है। लेकिन ये थके मांदे एक पल भी आराम नहीं कर पाते। ये अच्छे धावक हैं, लड़ाकू योद्धा नहीं, इसलिए इन्हें जल्दी जल्दी खाना होगा। ये लड़ाई बराबर की नहीं। अक्सर शेर और लकड़बग्घे चीतों की मेहनत से कमाए हुए शिकार को चुरा लेते हैं। यहाँ तो एक अकेला चित्तीदार लकड़बग्घा तक इनके शिकार को चुराने में समर्थ है। चीते उसे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की भिड़ंत में हारने की आदत होती है। इसलिए वो अपना पेट भरने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, इससे पहले कि उनके शिकार को उनकी आंखों के सामने से ही लूट लिया जाए। लेकिन शेरनियां अपना भोजन बिल्कुल अलग तरह से करती हैं। ये अपने बड़े समूह बनाकर अपना पूरा जोर लगाकर एक साथ शिकार करती हैं। समूह में प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका मालूम होती है और वो अपने इस काम को किसी भी शिकार के दौरान बखूबी निभाती हैं। कुछ शिकार को थकाने के लिए उसका पीछा करती हैं, जबकि दूसरी उचित मौका पाते ही उस पर झपटती हैं। केप भैंसों से लेकर दरियाई घोड़ों तक ये किसी से भी टकराव मोल ले सकती हैं। लेकिन जब शिकार मिल जाता है तब इन्हें एक और लड़ाई का सामना करना पड़ता है। पास में ही घात लगाए बैठे लकड़बग्घे, कोई अकेला लकड़बग्घा इनके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन भूखे लकड़बग्घों के इस दस्ते का सामना करना बिल्कुल अलग ही बात है। दुनिया में इनके आकार के जितने भी जानवर हैं, उनके मुकाबले में इनके जबड़े सबसे अधिक मजबूत होते हैं और उनके साथ जुड़ी होती है इनकी भयंकर उग्रता।
स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोरों के झुंड के जोश के आगे शेरनी का विरोध और हौसला ठंडा पड़ जाता है। इस हार के बाद अपनी कोशिशों द्वारा मारे गए शिकार को छोड़कर चले जाने के अलावा इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल ये शेर जितनी सर्वशक्तिमान दिखती तो है, पर उतनी होती नहीं है। जैसे यहाँ युद्ध के मैदान में अपनी दुम दबाकर पीछे हटने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। पर इस सब के बावजूद ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक जानवर जिससे लकड़बग्घे भी डरते हैं, वो है एक नाराज नर शेर। और ये अपनी पूरी युद्ध की तैयारी के साथ आ रहा है। लकड़बग्घे खौफनाक होते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब उन्हें अपने खाने को छोड़ना ही होगा। शेर को इस टकराव में जीतने के लिए सिर्फ अपनी जोरदार दहाड़ की जरूरत होगी, और फिर बिना किसी भी तरह के भय के वो बहुत आसानी के साथ सफल हो जाता है। दक्षिणी यूरोप के आइबेरियन पेनिनसुला में अफ्रीकन महाद्वीप की स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर गिद्धों की प्रजाति से बहुत कुछ मिलती जुलती एक प्रजाति पाई जाती है। ग्रिफिन और यूरेशियन काले गिद्ध बहुत लंबे समय से पर्यावरण में पाए जाने वाले उन तमाम सेनानुमा झुंडों के सक्षम प्राणियों की तरह हैं, जो केवल अच्छी तरह से संरक्षित जंगली इलाकों में सरवाइव करते हैं। गिद्ध हर जगह है, केवल झुंडों में रहते हैं। वो एक साथ खाने की खोज करते हैं, एक साथ खाते हैं और प्रजनन करते हैं। लेकिन इनके इस सामाजिक आचरण को दोस्ती मत समझिएगा। ये हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं, खास तौर पर जब खाने का समय होता है। गिद्धों की जंगलों, पहाड़ों और मैदानों पर एक खास भूमिका रहती है। ये यहाँ पर पड़े हुए मृत जानवरों के शवों को खाकर इनकी सफाई करते रहते हैं। जब भी कोई शव दिखाई देता है तो मुठभेड़ शुरू हो जाती है। काले गिद्ध दूसरी किस्म के गिद्धों से बड़े और अधिक ताकतवर होते हैं और खाते समय छोटे गिद्धों पर अपना दबदबा बनाए रखते हैं। लेकिन खाने का बंटवारा होते समय माहौल दोस्ताना और खुशनुमा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसका उल्टा होता है। ये सर्वाइवल के संघर्ष का बुनियादी गुण है। काले गिद्ध की चोंच ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए जब ये शव की खाल में नोचकर छेद कर चुके होते हैं, उसके बाद ही ग्रिफिन गिद्ध भीतर के मांस तक पहुंच पाते हैं। इसलिए काले गिद्धों को मांस का बेहतर हिस्सा चुनने को मिल जाता है। ये इस भोज पर तब तक अपना हक जमाए रहते हैं जब तक कि भूखे ग्रिफिन गिद्ध अपने गुस्से पर काबू न रख पाएं। देखने में इस दावत में बहुत अफरा तफरी दिखाई देती है, लेकिन इनके भोजन करने में एक व्यवस्था है। जो सबसे अधिक भूखा है वही अपने खतरनाक पंजों और अपनी गर्दन को आगे बढ़ाता हुआ सबसे अधिक उग्र है। जो सबसे अधिक भूखा होता है वही अपनी उग्रता की बदौलत दूसरों को धकेलता हुआ सबसे पहले अपना पेट भरने तक खाता रहता है। भरा हुआ पेट
उग्रता को शांत कर देता है। लेकिन सभी योद्धा मांसभक्षी नहीं होते। टेनरीफे, माउंट टेडे वो विशाल ज्वालामुखी पहाड़ है जो समुद्र की सतह से 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। कनेरी आइलैंड के इस पथरीले पहाड़ पर अभी भी डायनासोर्स घूमते हैं, या शायद उनके करीबी रिश्तेदार। विशाल छिपकलियां अपनी डरावनी शक्ल सूरत के साथ अपने क्षेत्र में गश्त करती रहती हैं। ग्रैंड कनारिया जायंट लिजर्ड्स 80 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। अपनी इस डरावनी और प्राचीन शक्ल सूरत के बावजूद ये अधिकतर शुद्ध शाकाहारी ही होती हैं। कनेरिया के कैक्टस और झाड़ियों के फल, फूल और टहनियां इनके मुख्य आहार हैं। भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, खास तौर पर वसंत ऋतु में। लेकिन गर्मियों के दौरान इनकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। गर्मी की वजह से फूल मुरझा जाते हैं, बहता हुआ पानी कहीं नहीं होता। सिर्फ किसी किसी पौधे के फूल थोड़ा तरल पदार्थ और पौष्टिकता प्रदान करते हैं। सूर्य की गर्मी लावा से बने मैदानों को झुलसा देती है और सभी वनस्पति सूख जाती हैं। छिपकलियां बहुत सख्त और बर्दाश्त करने वाली होती हैं, लेकिन उनके लिए भी यहां जीवन कठिन होता है। जब राहें सख्त हों, तब सख्त राही और भी दृढ़ हो जाते हैं। ऐसे में जब साधनों की कमी हो जाती है, तब इनमें नमी देने वाले गूदेदार फलों के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई अधिकतर बराबरी की नहीं होती। बड़ी छिपकलियां छोटों से अधिक तेज और ताकतवर होती हैं। जीतने वाली बड़ी छिपकलियां खाने की खोज में दूर दूर तक चली जाती हैं और उन्हीं के साथ पौधों के बीज भी बहुत बड़े इलाके में फैलते जाते हैं। खाने के लिए इस तरह के मुकाबले पशुओं की दुनिया में आम हैं, यहां तक कि बहुत छोटे जंतुओं के बीच भी। इस ग्रह के कुछ हिस्सों में, जैसे नामीबिया के छोटी झाड़ियों वाले जंगलों के कीड़े मैंटिस अत्यधिक मात्रा में मौजूद हैं और ये दूसरे कीड़ों को खाने के लिए एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, यहां तक कि दूसरे मैंटिस को भी खाने के लिए। मैंटिस बहुत कुशल शिकारी होती हैं और आकार में अपने से बड़े कीड़े का भी शिकार करने में सक्षम होती हैं। इनकी देखने की क्षमता अद्भुत होती है। इनके पंजे कांटेदार और नोकीले होते हैं, जिससे इन्हें शिकार को पकड़े रखने में मदद मिलती है और इनके जबड़े कड़े से कड़े आवरण वाले कीड़ों के कवच को तोड़ने में सक्षम होते हैं। मैंटिस बहुत से साइजेस में होते हैं और हर प्रजाति की शिकार की अपनी पसंद होती है। ये पसंद एक ही तरह की होने की वजह से
इनमें शिकार को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, खास तौर पे अगर एक ही किस्म के दो मैंटिस एक ही शाख पर आमने सामने हो गए तो। ये बहुत ही तनावपूर्ण पल है। पहले कौन हमला करेगा? क्या एक मैंटिस दूसरे मैंटिस को खा जाएगा? लेकिन यूरोपियन या प्रेइंग मैंटिस के बीच एक नियम चलता है, वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे या मारेंगे। उसकी जगह लंबे समय तक एक अजीब सी प्रतियोगिता शुरू कर देते हैं। अपने आगे के खूनी पंजों के जरिए संकेतों द्वारा ये एक दूसरे से कुछ कहते हैं। हाव भाव और इशारों द्वारा एक दूसरे को डराने की चेष्टा करते करते ही ये मुकाबला खत्म हो जाता है और दोनों बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने अपने रास्ते चल देते हैं। युद्ध भूमि का ये सांकेतिक समझौता बहुत देर तक चलता है। ये तमाशा देखने वाले शुरू में तो बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन इस एक शिकारी की दिलचस्पी बनी हुई है, एक टिड्डा जो सावधानी से आगे बढ़ता है। इस तरह ये इशारों की लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों लड़ाकू शांति के साथ अलग हो जाते हैं। उनमें से एक दूसरे की जीत का ऐलान करते हुए पास की ही डाल पर चला जाता है। लेकिन इस सागापेडो प्रजाति के टिड्डे को इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत ही भयानक शिकारी है जो जीते हुए मेंटिस पर हमले की तैयारी कर रहा है। तीसरे भूखे शिकारी की तरफ गया ही नहीं। सागापेडो कोई भी मौका चूकता नहीं। एक मेंटिस को खा लेने के बाद दूसरा भी, जो इतनी तनावपूर्ण परिस्थितियों से निकला है, टिड्डे का शिकार हो जाता है। एक अजीब सी विडंबना है कि दोनों मेंटिस उस वक्त शिकार बन गए जब वो आपस में उस क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे जहां उन्हें खाना मिलता था। ऐसे समय में जब शिकार की भरमार हो, तब भी अच्छे भोजन के लिए टकराव होता है। दूर दूर तक फैले हुए अलास्का में जब गर्मियां आती हैं, ग्रिजली भालू नदी के मुहाने पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। साल के कुछ हफ्तों में सैमन मछलियों का हजारों की तादाद में नदी के बहाव की विपरीत दिशा में प्रवास होता है और ग्रिजली भालुओं को ये पता है, तो नदी पर अपना कब्जा जमाने के लिए वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। सैमन्स का आगमन होने वाला है। ज्यादा बेसब्र भालू नदी के मुहाने पर टहलते रहते हैं। यहाँ शिकार कर पाना मुश्किल है। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं, यहाँ आने वाली सैमन की तादाद भी बढ़ती जाती है। फसल का आनंद लेने का समय आ गया है।
अधिक तजुर्बेकार भालू एक के बाद एक सैमन पकड़ते ही जाते हैं और उनके सबसे ज्यादा चर्बी वाले हिस्से को खाने लगते हैं। इससे उन्हें खुद के वजन को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे वो आने वाले जाड़ों का सामना कर सकें। इस मछलियों की दावत का कुछ दूसरी प्रजातियां भी फायदा उठाती हैं। जो बचे खुचे मछली के टुकड़े नदी के किनारे जमा होते हैं, सीगल्स उनसे अपना गुजारा करती हैं। जब तक यहाँ सबके लिए भोजन की अधिकता है, तब तक तो सब कुछ शांत है, शायद। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते हैं, वैसे वैसे सैमन की कमी होने लगती है, और जब भोजन की कमी होती है, तब नदी के किनारे भोजन करने वालों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। अब सिर्फ ताकत और बड़े डील डॉल वाले की ही जीत होगी। सबसे बड़े भालुओं का अब आमने सामने का टकराव है। ये एक खुला मुकाबला है, जिसमें भालू एक दूसरे को यहां से भगाना चाहते हैं। ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। प्रत्येक को अपने शरीर के वजन को 2 गुना ज्यादा करना है, ताकि आने वाले शीतकाल का वो सामना कर सके। ऐसे में चर्बीदार सैमन ही इनका उद्धार करने वाली है। इस लड़ाई में किसी की मौत नहीं होती। ज्यादा शक्तिशाली और आक्रामक भालू अपना दबदबा दूसरे तरीकों से जाहिर करते हैं, और अब ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए कम ताकतवर और छोटे भालू अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जाड़ा अपने साथ बहुत ही कठोर परिस्थितियां लेकर आता है। मेडिटेरेनियन में शिकारियों से कुछ भी नहीं बचता। सियरा टेकासोला में स्पेनिश इंपीरियल चील शिकार की खोज में अपने दिन की शुरुआत करती है। वो आकाश में उड़ते हुए अपने क्षेत्र का मुआयना करती है। अपनी असाधारण देखने की क्षमता से वो जमीन पर जंगल के जानवरों को देखने में सक्षम है। मेडिटेरेनियन ओक के जंगलों के चोटी के शिकारी स्पेनिश इंपीरियल चील और आइबेरियन लिंक्स खरगोशों के शिकार में माहिर हैं। ये छोटा मुलायम रोईदार स्तनपाई उनके भोजन का मुख्य हिस्सा है। वैसे तो ये चील महान शिकारी होते हैं, लेकिन इस युवा चील ने अभी तक अपने तरीकों में कुशलता हासिल नहीं की है। इससे बहुत से शिकार छूट जा रहे हैं। खरगोश अक्सर अपने शिकारियों के पंजों, चोंच और जबड़ों को चकमा दे देते हैं, लेकिन देर सवेर शिकारी कामयाब हो ही जाते हैं। जहां ये भूखी युवा चील अपने शिकार को पकड़ने के लिए जूझ रही है,
वहीं दूसरी ओर एक वयस्क चील अपने रोज के भोजन को दबोच चुकी है। वो उसका आनंद ले रही है। एक महान शिकारी होते हुए भी ये चील इत्मीनान से अपना भोजन नहीं खा पाती। दक्षिण में जाड़े का मौसम बहुत कठोर होता है और ऐसे में सभी जानवरों के लिए भूख बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। लाल चीलों ने इसके लिए एक तरकीब विकसित कर ली है, एक समूह में काम करने की तरकीब। छोटी शिकारी चिड़ियों के हल्ले गुल्ले के बावजूद चील अपना भोजन करती रहती है। भोजन के वक्त चारों तरफ इस तरह का शोर शराबा अपने दिमाग को शांत रखने की एक परीक्षा होती है। पास ही उस युवा चील को आखिरकार अपना इनाम मिल ही जाता है, लेकिन वो भी छोटी चीलों से बच नहीं सकती। उसका भाई भी चोरी करने के लिए उसके पास आ जाता है। छोटी लाल चील बड़ी वाली को लगातार परेशान करती रहती हैं। बारी बारी से वो इस पर हमला करती रहती हैं और ये हमले एक लयबद्ध तरीके से होते रहते हैं। आखिर में वयस्क चील हार मान लेती है। ये भोजन इस लायक नहीं कि इसके लिए इतनी मुसीबत मोल ली जाए। वो अपने आधे खाए हुए खरगोश को छोड़ देती है। युवा और वयस्क इंपीरियल चीलों का ये जोड़ा लड़ाई छोड़कर चला जाता है। इस लड़ाई में इनकी हार हुई। एक दूसरी लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। यहाँ चीलों की सहयोग की भावना अब खत्म हो चुकी है। इस दल को लुटे हुए धन को बराबर हिस्सों में बांटना है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं लगता। ये एक दूसरे के साथ वही व्यवहार करने लगते हैं जो इन्होंने बड़ी चील के साथ किया था। चीलों की लगातार चलने वाली लड़ाइयां थका देने वाली होती हैं, लेकिन अपने शरीर और आवाज से मुकाबला करते हुए, खरगोश के छोड़े हुए मांस का बंटवारा करते हुए ये शीतकाल बिता देती हैं। जब बात भोजन के लिए होने वाले टकरावों की होती है तो उनमें इतनी विविधता है जितनी की प्रजातियों की किस्मों में। सूखे निर्जन स्थानों पर सौंदर्य खोजने वालों के लिए एक जगह है एटाकामा का रेगिस्तान। चिलचिलाती धूप जमीन को झुलसा देती है और यहाँ पर खाने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे ऊंटों की तरह गुआनाकोस भी कुछ रेशेदार पौधों को खाकर गुजारा कर लेते हैं। इस इलाके का सख्त मौसम जानवरों की बलि मांगता है। लेकिन यहाँ मौत भी एक अच्छा अवसर है। गुआनाको का सूखा हुआ कंकाल भी मौका परस्तों के लिए दावत का सामान हो सकता है। कुलपेयो या एंडियन लोमड़ी ये दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान में रहकर शिकार करती हैं। ये खाने के लिए कीड़े मकोड़े, फल और जानवरों के शव खोजती रहती हैं।
हालांकि ये खुद भी शिकार कर सकती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मुर्दाखोर ही बनी रहती हैं। किसी गुआनाको के अवशेष अच्छा भोजन होता है। सूखे और झुलसे हुए गुआनाको के ऊपर जरा सा भी मांस नहीं रह गया है। इसके बावजूद रेगिस्तान के बीच में पड़ा हुआ यह कंकाल किसी खजाने से कम नहीं। इससे इतना प्रोटीन मिल जाएगा कि इस लोमड़ी को बहुत दिनों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस इलाके में कुलपेओ अकेली नहीं है। इसके बहुत से रिश्तेदार दावत में शामिल होना चाहते हैं। एक परेशानी ये है कि भोजन को कौन किस क्रम में खाएगा। जिसे सबसे अधिक भूख लगी हो और जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, वो ही सबसे पहले खा सकता है। ये नियम कि जिसने पहले ढूंढा है वो ही पहले खाएगा को दर्शाता तो है, लेकिन उसके पास लोमड़ियों से इसकी सुरक्षा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो खा चुका है, लेकिन आने वाली लोमड़ियों को खाने से पहले अपनी शक्तियों को बाकियों के सामने जाहिर करना होगा। और ऐसे में अक्सर खतरनाक लड़ाइयां हो जाती हैं। एंडीज की दूसरी तरफ घने अमेज़न क्षेत्र में खाद्य सामग्री भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ के भी मौका परस्त इसका अच्छी तरह से फायदा उठाते हैं। ब्राजील के जंगलों में जैगुआर का राज चलता है। हर हफ्ते 2 या 3 बड़े जानवर इस शक्तिशाली बिल्ली की भेंट चढ़ते हैं। आज इसका शिकार एक केमन है। अगर वो बड़ा हुआ तो कुछ दिनों के लिए ये इस जैगुआर के लिए पर्याप्त होगा। जैगुआर उतना ही खाता है जितना उसको जीवित रखने के लिए जरूरी हो। इसकी वजह से इसकी ऊर्जा बची रहती है और इसके क्षेत्र के शिकार भी बचे पौधों के बीच छिपाकर आराम करने चला जाता है। लेकिन इस बार ये अपनी चालाकी का फायदा नहीं उठा पाएगा। इसके इस भंडार को गिद्धों ने खोज निकाला है। जहां केमन का बचा हुआ शव का हिस्सा पड़ा था, वो अब एक जंग का दूसरे से निर्मम तरीके से भिड़ जाते हैं। ये हलचल दूसरे और भी ज्यादा ताकतवर मौका परस्तों को आकर्षित करती है। कैराकरैस को इस झगड़े में हिस्सा हर निवाले गिद्ध के मुकाबले बेहतर हैं, लेकिन गिद्ध तादाद में ज्यादा हैं। पास ही जंगल की एक छोटी नदी में केकड़ा खाने वाले रकून्स अपने संघर्ष में जुटे हुए हैं।
ये छोटे मांसाहारी दिखने में तो प्यारे से चंचल खिलाड़ी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये चतुर और निडर हैं। ये एक साधारण से शिकार नदी के केकड़े को ढूंढने में कई दिन बिता देते हैं। लेकिन जब भी एक मिल जाए तब इन्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर केकड़े को सावधानी से न संभाला गया तो उसके कवच के पंजे बहुत बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। रकून्स अपने हाथों के कौशल के लिए जाने जाते हैं। ये केकड़े को पत्थर से टकरा टकरा कर घायल कर देते हैं और बिना खुद को कोई नुकसान पहुंचाए स्वादिष्ट केकड़े का आनंद लेते हैं। एक मरी हुई गिलहरी रोज के खान पान केकड़े से ज्यादा लुभावनी होती है। लेकिन परेशानी ये है कि परिवार के सभी सदस्य ऐसा ही सोचते हैं। मरी हुई गिलहरी ने एक युद्ध छिड़वा दिया जिसमें समझौता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। दिखने में तो ये बहुत प्रचंड लड़ाई है, लेकिन इसमें रक्तपात नहीं होता। गिलहरी के मांस को खाने के बाद जितनी ऊर्जा इन्हें मिलेगी, शायद उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा ये इस लड़ाई में चरके होंगे। लेकिन एक बार लड़ाई जोर पकड़ ले, फिर दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहेगा। ऐसी प्रतिस्पर्धा बहुत खतरनाक हो सकती है। हर आने वाले दिन का मतलब होता है स्वयं और परिवार के भोजन के लिए संघर्ष, और ये चलता रहता है। ये संघर्ष इस ग्रह के सभी इकोसिस्टम्स को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है, और इसमें समुद्र भी शामिल है। व्हाइट टिप शार्क अपने रोज का खाना पाने की कश्मकश में हर रोज उलझी रहती है। दर्जनों एक साथ तैरते हुए अपने नीचे समुद्र तल का मुआयना करती रहती हैं। भेड़ियों के झुंड की तरह है। कोरल्स में गश्त लगाते हुए अगर किसी एक ने मछली पकड़ ली, उसके बाद सहयोग एक विवाद में बदल जाता है। इस तरह के क्रूर मुकाबले प्रतीक हैं उन अप्रिय तरीकों के जिनके जरिए भोजन और सर्वाइवल के लिए जंग होती है।
समुद्र की सबसे गहरी नीचाइयों से लेकर पहाड़ों की सबसे अधिक ऊंचाइयों तक सर्वाइवल के लिए आवश्यक साधन जुटा लेने का अंतहीन संघर्ष लगातार चलता ही रहता है। इस ग्रह पर मौजूद हर जीवित जंतु अपने भोजन के हक की अनादिकाल से चली आ रही लड़ाई में लिप्त है।